everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So now today we are going to start with a very important topic, that is a degree of dissociation and the dissociation constant. क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स आपने करने कॉलेज लॉ के बाद जो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे रिलेटेड टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें एक पॉइंट आता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग है अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका कितना परसेंटेज डिसोसिएट होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो 100% डिसोसिएट नहीं करते हैं, मे बी 20% या 10%, डिपेंड कि वो किस कैटेगरी का इलेक्ट्रोलाइट है, तो उनकी कितने परसेंटेज वो डिसोसिएट हो रहे हैं उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है। और जो मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, दैट डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि अगर उसमें डिसोसिएशन ज़्यादा हो रही, इसमें आयंस ज़्यादा बन रहे तो नो डाउट मोलर कंडक्टेंस की भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि मोलर कंडक्टेंस एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, आपस में रिलेटेड है। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंडक्टेंस, कि जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा से, और अल्फा जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसमें आपने इन दोनों की रेशियो लेनी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसकी जो रेशियो होती है अल्फा, इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसकी नोन होनी चाहिए, देन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। कई बार हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें हमारे पास जैसे आपको पता है दिस इज अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है तो आपको पता है कॉलेज लॉ के बेसिस पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है इट इज़ अ सम ऑफ द इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, दोनों के सम के बराबर होती है। तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आपको डायरेक्टली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं दी हुई, बट इसके जो कंस्टिट्यूएंट है कैटायन एंड एनायन उनकी इंडिविजुअल हमें दी होती वैल्यूज, वहाँ से प्लस करके हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। और समटाइम आपको मोलर कंडक्टिविटी जो उस इलेक्ट्रोलाइट की उसकी एज सच दी होती है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वेरिएबल गिवन है कौन सा नहीं गिवन है, तो उसके बेसिस पे हम अल्फ़ा की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने के बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे सो दैट कि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। तो और आपने बस ये चीज़ समझनी है कि जितनी किसी की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होती है उतनी ही उसमें मोलर कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी, उतने आयंस ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा कंडक्ट करेंगे। इसीलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब आपने देखना डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। नॉर्मली हमें पता है कि जब भी आप +1 में भी आपने किया होगा, जब भी कोई आयनिक इक्वेशन हम लिखते हैं तो जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट करता है तो उसकी आयंस के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। उसमें हम क्या करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसी चीज़ को हमने देखना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो सेकंड टॉपिक है, कांस्टेंट को मीन्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास जैसे एग्जांपल है, ये हमने एसिटिक एसिड का ले लिया CH3COOH, तो दिस इज़ वन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये डिसोसिएट करता है तो आप देख सकते हो हमारे पास कौन से आयन बनते हैं, ये डिसोसिएट होकर एसीटेट आयन। और जब भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन लिखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड है व्हेन इट डिसोसिएट इट फ्रॉम एसीटेट आयन एंड द हाइड्रोजन आयन। तो जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया एट टाइम t = 0, जब जस्ट अभी टाइम उसमें स्टार्टिंग की है 0 टाइम पास हुआ है, उस स्टार्टिंग में हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में C ही होगी। और क्योंकि जब आप रिएक्शन जब स्टार्ट करते हो उसमें प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ होता तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी। और जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा तो कुछ जो मीन्स कि ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होगी और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ मीन्स की कंसंट्रेशन 20% जो है वो इधर से कम लेस हो जाएगा और 20% जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो जितने इधर से लेस होंगे उतने ही वो प्रोडक्ट साइड में ऐड होते हैं। इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन C 0 टाइम पे C थी तो आपके प्रोडक्ट 0 कंसंट्रेशन पे था, पर जब 0 टाइम पे कंसंट्रेशन हमारी रिएक्टेंट की C थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 ही थी। बट एट एनी टाइम T, अगर जब आपका कोई भी टाइम T पे हम देखें तो जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा तो कुछ क्वांटिटी रिएक्टेंट की कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बनाएगी। तो इधर से कुछ क्वांटिटी रिएक्टेंट की कम हो जाएगी, कुछ कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट वो कम हो जाएगी, जिसको हम C अल्फ़ा से शो कर सकते हैं कि इतना अमाउंट जो इधर से लेस हो जाएगा
उतना ही ये इधर प्रोडक्ट में ऐड हो गया C प्लस C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा, क्योंकि जब आपके पास ये एसिटिक एसिड ब्रेक करेगा, जितने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ब्रेक करेंगे उतने ही एसीटेट आयन बनेंगे और उसी में से उतने ही हाइड्रोजन आयन भी बनेंगे, इसलिए दोनों के नंबर इक्वल C अल्फ़ा। ये हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन आ गई एट एनी टाइम टी पे। अगर इस कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं या डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं कि जब ये एसिटिक एसिड डिसोसिएट हुआ, ये टूटा है, तो क्या क्या इनकी कंसंट्रेशन है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखने का फॉर्मूला +1 में भी आपने किया होगा, बिकॉज हमारे पास ये जो डिसोसिएशन के लिए और ये इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज़ वन ऑफ एन एसिड, ये एक एसिड है, वीक एसिड है। तो इसके लिए हम जो एसिडिटी कांस्टेंट है वो Ka से शो करेंगे। और इसके जो कांस्टेंट लिखने का जो मेथड होता है, हमने क्या करना होता है, पहले हम डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट होंगे बाद में ही प्रोडक्ट बनेंगे, इसलिए पहले हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, C माइनस C अल्फ़ा। और आपके इस प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल है, एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। हमने सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स उठानी है, तो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन टर्म कितनी है, C अल्फ़ा, और हाइड्रोजन आयन की कितनी है, C अल्फ़ा। दोनों की C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा है। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम C डिनोमिनेटर में C अगर आप कॉमन ले लेते हो तो क्या रह जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, C स्क्वायर एंड अल्फ़ा स्क्वायर। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो डिनोमिनेटर में एक C कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास C स्क्वायर है तो एक C कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इट इज़ अ C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। इस तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। उस फॉर्मूले में क्या है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है। अभी अगर आप इसको आगे देखो तो अभी हमने देखा है कि जो अल्फ़ा क्या होता है, इट इज़ ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल होती है, दिस इज़ ए लैम्डा एम डिवाइडेड बाय द लैम्डा एम नोट। तो इसको आप यहाँ पे भी इसके साथ भी रिलेट कर सकते हो, K इज़ इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे C अल्फ़ा की वैल्यू फिल करते हो तो अल्फ़ा किसके इक्वल है, अल्फ़ा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, लैम्डा एम नोट एंड लैम्डा एम। अब यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा के प्लेस पे आपने ये वैल्यू फिल कर दी है, लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा एम नोट, और नीचे क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हो, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नोट। तो इस तरह से आपके पास एक ये भी रिलेशन आ जाता है जिसमें हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट को और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से एंड मोलर कंडक्टिविटी को साथ में रिलेट किया हुआ है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करो तो हम ऐसे देख सकते हैं, हमारे पास क्या आएगा, इसमें आपने देखना है कि जब आप इसमें C ऐसा रहेगा, लैम्डा की प्लेस पे आपने लैम्डा सॉरी जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसकी प्लेस पे हमने अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू फिल कर दी, बट ये स्क्वायर में है। अगर आप इस फॉर्मूले में देखो तो दिस इज़ अ C अल्फ़ा स्क्वायर, आप अल्फ़ा स्क्वायर की इसको स्क्वायर लोगे, वैसे जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ गया, लैम्डा एम स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये लैम्डा एम नोट ये इसके डिनोमिनेटर में है, तो ये नीचे चला जाएगा, लैम्डा एम नोट स्क्वायर, और बाकी जो आपके पास ये वैल्यू है दैट इज़, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करो, इसका हम एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, ये टोटल एलसीएम लेके हमारे पास लैम्डा एम नोट, और यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम जब लोगे तो यहाँ पे भी लैम्डा एम नोट माइनस लैम्डा एम, इस तरह से ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें आगे हम देखेंगे कि जो चीज़ इसमें कैंसिल हो रही होगी वो हम कर लेंगे। अगर आप इसको जब ओपन करोगे तो लैम्डा एम स्क्वायर और लैम्डा एम नोट, और यहाँ पे लैम्डा एम का स्क्वायर है, यहाँ पे एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। सो आगे अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हो तो ये लैम्डा जो नीचे इसमें आया है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन जो सिंप्लीफाई होके आएगी के ए क्या है, एसिडिटी कांस्टेंट, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको अगर हम देखें तो ऊपर C लैम्डा एम स्क्वायर, नीचे आपके पास आ जाएगा लैम्डा एम नोट, स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा एम नोट माइनस लैम्डा एम। इस तरह से ये एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ फॉर द डिसोसिएशन कांस्टेंट। कई बार आपको पता नहीं होता एग्जाम में
कोई भी किसी भी टाइप से न्यूमेरिकल आ सकता है, तो उस चीज़ को आपने देख लेना है कि अगर आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट का आता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोई भी किसी भी एंगल से न्यूमेरिकल आता है, तो आप इसको इस वे से सॉल्व कर सकते हो। इसमें मेन आपने एक तो देखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला, दैट इज लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नोट, और दूसरा आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला देखना है के ए सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इस तरह से भी फिल कर सकते हो। अगर आपको कोई इस तरह से ड्राइव करने के लिए आ जाता है कोई एक्सप्रेशन, तो यू मस्ट नो कि ये सारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेटेड सारा है, दैट इज इन योर सिलेबस। सो आई होप आपको ये टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का और डिसोसिएशन कांस्टेंट का वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बेसिस, दैट इज बेस्ड ऑन द डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड मोलर कंडक्टिविटी। इन सभी को के रिलेशन किसी बेसिस पे जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं वो आपने देखने। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो एग्जाम में मोस्टली आता है, तो इसको बड़े अच्छे से आपने देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, मोलर कंडक्टिविटी किसकी है 0.025 मोल पर लीटर। अब आप देखो मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड है, तो इट मीन्स मोल पर लीटर से क्या पता लग रहा है, दिस इज द मोलैरिटी, ये आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, दिस इज द कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन की किसकी जो जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाओगे पहले जो भी है उसको लिखते जाओ, ठीक है, ताकि आपको पता लगता है हमें क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो दिस इज द सी आपके पास क्या है, दैट इज 0.025 मोल पर लीटर, क्योंकि इसके यूनिट्स मोल पर लीटर है। मोल पर लीटर का होने का मीनिंग है ये कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं है, कंडक्टिविटी की वैल्यू अब आगे इस न्यूमेरिकल को पढ़ो वहाँ से मिलेगी। इन्होंने बोला ये तो मोलर कंडक्टिविटी है ये इस कंसंट्रेशन वाले मिथेनोइक एसिड की, और वो कंडक्टिविटी कितनी है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये यूनिट्स है मोलर कंडक्टिविटी के, सीमेंस सेंटीमीटर पर मोल से पता लग रहा है कि ये आपके पास मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं, कि ऐसे से पता लग रहा है कंडक्टिविटी की है, मोल से पता लग रहा है मोलर कंडक्टिविटी की है, तो ये आपके पास मोलर कंडक्टिविटी की दी हुई है। तो ये किसकी मोलर कंडक्टिविटी है, जैसे इसमें इन्होंने मोलर कंडक्टिविटी बोला, इट मीन्स कि ये लैम्डा एम है, लैम्डा एम नोट नहीं है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं है। तो एक तो आपके सी गिवन है, सी आपको कैसे पता लगा मोल पर लीटर, इसके यूनिट से भी आपने थोड़ा रिकॉग्नाइज करना है कि क्या क्या आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पास क्या दिया है, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपके पास इसकी वैल्यू दी मोलर कंडक्टिविटी की। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको पता है अल्फा से शो करते हैं, और ये किसके इक्वल होती है, दिस इज द रेशियो ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये इसमें ये दो चीज़ें आती हैं। अब आप अगर इस फैक्टर्स को देखो तो इसमें मोलर कंडक्टिविटी वो तो हमारे पास गिवन ही है 46.1 है, और क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो हमारे पास नहीं है, और ये अल्फ़ा वो भी हमने कैलकुलेट करना है। अब अगर हम इसको आगे पढ़ें तो एक आपने इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी, दूसरा क्या कैलकुलेट करना, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपने एक डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट ये भी आपने कैलकुलेट करना है, दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब आप देखो कि पहले हम, और हमें गिवन क्या है कि गिवन में क्या कि दिस इज़ अ डिग्री डाल के लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन आयन 349 दिया हुआ है, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोएट आयन, क्योंकि हमें इन्होंने स्टार्टिंग में एसिड कौन सा मिथेनोइक एसिड है। मिथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये होता है COOH। जब ये डिसोसिएट करेगा तो हमारे पास ये मिथेनोएट आयन और प्रोटॉन बनेगा, ठीक है, ये दो आयन्स हमारे पास जनरेट होते हैं। अब आप देखो कि इसकी जो मिथेनोइक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी है, इसमें मिथेनोएट आयन के इसकी हमें दी हुई है। अब इसमें अगर ध्यान से देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन की भी गिवन है और मिथेनोएट आयन की भी गिवन है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, यहाँ से देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड की वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किसकी इक्वल आ जाएगी, मिथेनोएट आयन की, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोएट आयन, ठीक है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इन दोनों की वैल्यूज़ अगर हम फिल करते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं मिथेनोएट आयन की, अगर आप यहाँ पे देखो दिस इज़ 54.6 है, प्लस और प्रोटॉन की कितनी है 349.3
349.65 है। अब इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे 349 में 54 तो नियरली 400 कितना 404 के राउंड आपका कुछ आ जाएगा। ये 350 के राउंड बन रहा है, इसमें 50 प्लस कर दोगे तो 400 हो जाएगा। तो नियरली 404 समथिंग कुछ आपके पास ये क्या आ जाएगा। दिस इज़ अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट्स आपने साथ साथ लिखने हैं। तो फर्स्ट हमने पहले मिथेनोइक एसिड की ये निकाल ली है। अब इसकी वैल्यू आप अगर हमने क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा एम जो है वो तो ऑलरेडी गिवन ही है, वो कितना है 46.1, ये यहाँ पे गिवन है, वो आपने एसएच फिल कर दिया है। और ये जो लैम्डा एम नोट है वो हमने इनकी आयनिक कंडक्टिविटीज़ को प्लस करके निकाल रही है, दैट इज़ 404। और जब आप इनको डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देखोगे। जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए वैल्यू फिल की है तो इसको करके देखोगे तो नियरली 0.114 ये कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हमारे पास वैल्यू आएगी। दिस इज़ द आंसर। एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसमें आपने को था ना कि कैलकुलेट द इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो हमारा ये आंसर निकल आया है। एक आंसर हमारे पास ये आ गया है। दूसरा अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अभी आपने किया है, दैट इज इक्वल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, सी अल्फा स्क्वायर माइनस 1/अल्फा। अभी हमने इसकी डेरिवेशन की थी कि जब भी आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना होता है उसमें सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1/अल्फा ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अल्फा की वैल्यू क्या है 0.114। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने इसके लिए पहले हमने फॉर्मूला लिखना है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1/1 माइनस अल्फा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो के इट इज़ इक्वल टू सी की जो वैल्यू है दैट इज़ गिवन, वो कितनी 0.025 वो आपने फिल कर ली है 0.025 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 0.1114, ठीक है, इट इज़ 0.114। इसका आपने स्क्वायर कर लेना है, देन डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा की सेम वैल्यू नीचे आएगी 0.114। इस तरह से ये हमारे पास इसका रिलेशन आ जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इनको मल्टीप्लाई करके देन डिवाइड करके वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हमारे पास के ए की वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करने, जब भी निकल आते हैं मोलर कंडक्टिविटी के साथ तो आपने इस वे से कैलकुलेट करने। बस आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर आपको लैम्डा नोट वाली वैल्यूज़ गिवन है तो वो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वहाँ से कैलकुलेट करोगे। और जो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा एम वो आपको अगर गिवन है वहाँ से देखो, बस लैम्डा एम नोट और लैम्डा एम को अपने रिकॉग्नाइज ध्यान से करना है और यूनिट से आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे मोल पर लीटर तो वो कंसनट्रेशन होगी और बाकी आपने ये फॉर्मूले बेसिक से याद करने हैं, इनके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। जब आपको बेसिक कंसेप्ट बेटा सारी क्लियर होंगी तो आप कोई भी मॉडिफाइड वे में क्वेश्चन आ जाए आप उसको हैंडल कर लोगे। मैंने कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपने जितने भी बैक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं और एनसीईआरटी या जितने भी सैम्पल पेपर है उनको जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप ट्राई करोगे, एक्सपोजर होगा तो आपके अपने भी डाउट्स वो भी क्लियर होते जाएंगे। आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बेसिस पे जितने और भी क्वेश्चन है लाल बैक एक्सरसाइज को आप ट्राई करो अपने लेवल पे, और जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आती है यू कैन डिस्कस इट एंड यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन डिस्कस दोज डाउट इन द नेक्स्ट lecture. So stay connected with all the series. Thanks for watching this video. Do subscribe this channel and share this video.